हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इन सेंटेंस को कैसे हम एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखिए, स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इसकी डिमांड भी कर रहे थे और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है और मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि जिसको एबीसीडी नहीं आती ना, वो भी आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। मैं पूरे बेसिक से समझाऊंगा। वैसे तो इसके लिए आपको फाइनाइट, नॉन फाइनाइट क्लॉज, है ना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसी में सब कुछ समझा दूंगा। तो मैंने कहा बेसिक से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हम देखें सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस ऐसे जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे रवि रीड्स ए बुक, यानी ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो होता है प्रेडिकेट। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे दूसरी डेफिनेशन, एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब। जैसे रवि रीड्स ए बुक, तो रवि यहाँ सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। इस सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक सब्जेक्ट और यदि एक फाइनाइट वर्ब है तो उसे हम क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर है। और यदि वो क्लॉज पूर्ण रूप से यानी इंडिपेंडेंट हो तो हम उसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कह देते हैं, या मेन क्लॉज, या इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे इस तरह से। तो ये सिंपल सेंटेंस जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, इसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, जो कि अपना एक पूर्ण अर्थ देता है, यानी अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस, किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में मैंने वैसे तो जब सिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ाया था उसका वीडियो भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूं कि सिंपल सेंटेंस कैसे, किस तरह से शुरू होते हैं, यानी वो कैसे बने हुए होते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा बन सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। जब एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर हो तो आप बीइंग का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जब एक ही सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट एक हो काम करने वाला, लेकिन कार्य दो हो, तो दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद हो, तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जब सब्जेक्ट एक ही हो लेकिन दूसरा कार्य पहले के बाद हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी दो ही कार्य होते हैं, सब्जेक्ट एक, लेकिन यह कार्य तुरंत होता है और यहाँ जो है कार्य थोड़ा आराम से होता है, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होती है, सब्जेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और दूसरा कार्य पहले के बाद होता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा भी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में यूज की जाती है। इन्फिनेटिव के द्वारा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा। नाउन अपोजिशन के द्वारा भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। नाउन अपोजिशन क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में अलग से जानकारी दी गई हो। टू और टू के द्वारा भी सिंपल सेंटेंस बनते हैं, अभी आप देखोगे, आओगे जब पता चल जाएगा। और प्रीपोजिशन विथ ए नाउन, और ये जेरेंड, यानी प्रीपोजिशन नाउन के साथ या फिर जेरेंड के साथ मिलकर भी सिंपल सेंटेंस बनाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर, ताकि आगे बढ़े। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बने हो। तो इन प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो है, दोनों क्लॉज होती है एक दूसरे में इंडिपेंडेंट होती है, यानी एक दूसरे पे निर्भर नहीं होती।
और इन जो क्लॉज को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं, और जिस सेंटेंस के यानी जिस क्लॉज के आगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंड नहीं होती, मतलब इंडिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज होती है, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है, या हम कहें दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, जिसमें एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़ी हुई होती है, तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। अब देखिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम इन कंजक्शंस का यूज करते हैं, जिसे हम ट्रिक में कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ FANBOYS, फैन वाइज, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो। इनके अलावा कंपाउंड सेंटेंस एज वेल एज, स्टिल, व्हाइल, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, ये नॉट ओनली बट आल्सो है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा टाइप जो है मिस हुआ है, यहाँ पे आप लिखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो, और अदरवाइज, और नेवरथलेस। ये कंजक्शन है जिनका यूज हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। क्लियर है? इनमें से ज्यादातर हम इनका ही यूज करते हैं। ये जो है डबल वाली होती है, जिन्हें हम करेलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, रवि प्लेड क्रिकेट एंड रानी प्लेड फुटबॉल। देखिए यहाँ पे दो क्लॉज, एक तो है रवि प्लेड क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है, ठीक है। रानी प्लेड फुटबॉल, रानी फुटबॉल खेलती है। दो क्लॉज है ना, दोनों कैसी है? इंडिपेंडेंट, यानी दोनों पूर्ण अर्थ दे रही है। तो ये हमारी है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और ये हमारी, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज ही है, लेकिन ये क्या है? एंड से जुड़ी हुई है। और एंड क्या है यहाँ पे? ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए इसे हमें कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं ये भी आप एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा सा बता दूं हल्के से। एक इक्वल रैंक के सेंटेंसेज होते हैं, जैसे क्युमुलेटिव कंजक्शन, जो संयोजक जोड़ने के काम आते हैं, जैसे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। इनका मैंने अर्थ भी लिख रखा है, आप देख लेना। एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी जो विरोध, अपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट दर्शाते हैं, बट, स्टिल, यट, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल या व्हेरेज। और इलेटिव कंजक्शन यानी जो परिणाम, रिजल्ट को शो करते हैं, जैसे सो, हेंस, देयरफॉर और फॉर। और चौथा होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, जो चॉइस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे और, नॉर, नाइदर, या यहाँ नाइदर है, दो, ये नाइदर दो में से कोई नहीं, और ये आइदर है। यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, ये जो है यहाँ से आप एन हटा दे तो ये आइदर है, आइदर का मतलब दो में से एक। क्लियर है? इसके अलावा एल्स, अदरवाइज, आइदर और नाइदर नॉर, ये सभी जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिनसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा आगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट होती है किस पर? इस प्रिंसिपल क्लॉज पर। अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है। क्लियर? सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जितने भी है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इनका यूज किस प्रकार से करना है वो आप आगे अभी समझ जाओगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग करते हैं हम, सिंपल सेंटेंस को कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और कंपाउंड को कैसे हम सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। टाइप 1, देखिए, सीइंग ए डॉग
ही रैन अवे। ये एक सिंपल सेंटेंस है और मैंने कहा था ना, देखिए ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ है, वर्ब में आईएनजी है, तो सीइंग ए डॉग, ठीक है, कुत्ते को देखकर वह भाग गया। यहाँ पे देखिए हम क्युमुलेटिव कंजक्शंस का यूज करेंगे और इससे हम जो है सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ एक चीज देखिए आप, मैंने क्या कहा था, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। यहाँ देखिए ही एक सब्जेक्ट है और रेन यहाँ एक फाइनाइट वर्ब है, यानी रन की सेकंड फॉर्म है रेन। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा आइडिया है जो दिया जा रहा है। तो सीइंग ए डॉग, यहाँ पे ना तो कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये रहा और वर्ब ये रही, तो एक सिंपल सेंटेंस ही कहलाता है। ये तो एक अतिरिक्त यहाँ पे एक आइडिया दिया हुआ है, कहने का मतलब कुत्ते को देखकर वह भाग गया। अब इसे हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में और यूज करते हैं हम कम्युलेटिव कंजक्शंस। इनमें से आप कोई भी कंजक्शन यूज करके बना सकते हो। तो मैं यहाँ एंड ले लेता हूं। तो अब आप बनाइए, देखिए पहले वाला जो हमारा पार्ट था, जैसे सीइंग ए डॉग, इसको आप बनाइए। कैसे बनाओगे, ही रैन अवे, ही सब्जेक्ट है, तो देखिए ये एक तरह से आपको सोचना है, विचार भी करना है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ही सॉ ए डॉग, यानी उसने कुत्ता देखा, एंड और ही रैन अवे, और वह भाग गया। देखिए बन गया ना सिंपल से कंपाउंड। अब यहाँ देखिए ही सॉ ए डॉग, उसने कुत्ता देखा, एकदम अलग सेंटेंस यानी इंडिपेंडेंट हो गया, जिसका पूर्ण अर्थ है। दूसरा ही रैन अवे, यानी वह भाग गया, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। दोनों सेंटेंस हमारे कैसे हैं, एक तरह से हम कहें दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है ये। लेकिन ये सेंटेंस एंड से जुड़ा है, जो कि कैसा है, जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं इस पार्ट को। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा है, तो इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज तो ये है ही, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल होते हैं इसमें कंपाउंड सेंटेंस में, लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होने के कारण इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। क्लियर है, तो उसने कुत्ता देखा और वह भाग गया। क्लियर, ये इसका आप इस तरह से, मतलब कंपाउंड से आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं, इस तरह से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। नेक्स्ट, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। देखिए सूर्य उगने पर कुहासा गायब हो गया, मतलब सूर्य उगा और कुहासा गायब हो गया। अब आप सोचिए कैसे सोचें, देखिए द सन हैविंग राइजन, ये क्या है, सब्जेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था ना इस तरह, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जिसके बारे में मैंने बताया था अभी कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो इसलिए बताया था कि आपको दिक्कत ना हो। द फॉग डिसअपियर्ड, देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ फॉग है और वर्ब यहाँ डिसअपियर्ड है, बाकी तो ये एक एक्स्ट्रा आइडिया दिया हुआ है। तो सूर्य उगने पर कुहासा गायब हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस है। अब आप बनाइए, देखिए सिंपल आप सोचिए ना कि सूर्य उगा और कुहासा गायब हो गया, बस सीधा सा एंड लगा दो ना। तो क्या लिखोगे, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड, यानी सूर्य उगा और कुहासा गायब हो गया। कितना आसान है, इनका यूज करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट, अब आप एक और एग्जांपल लीजिए, बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल शी इज इंटेलिजेंट। तो अभी एक नीचे लिखा था कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रीपोजिशन के साथ हम जेरेंड या फिर नाउन का भी यूज कर सकते हैं, तो ये वही है, ये प्रीपोजिशन है। तो बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल शी इज इंटेलिजेंट, सी यहाँ सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है, इसके अलावा कहीं भी और सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस हुआ। सुंदर होने के अलावा या साथ साथ वह बुद्धिमान भी है। क्लियर, अब देखिए इसे हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाते हैं कि वह सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, देखिए एज वेल एज का भी कर सकते हो, इसका मतलब भी वही होता है कि उसके साथ साथ या उसके अलावा। तो सी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज सी इज इंटेलिजेंट, यानी वह सुंदर होने के साथ साथ वह बुद्धिमान भी है। क्लियर है, इसको अन्य तरीके से भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही कंजक्शन का यूज कर बनाए। जैसे देखिए
आप इसे यूं भी लिख सकते हैं ना, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, यानी वह न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है। मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस का जो है मीनिंग चेंज नहीं होता, केवल उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज होती है। देखिए यहाँ भी क्या था, सुंदर होने के अलावा बुद्धिमान है, क्लियर, मतलब सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है। वह सुंदर होने के अलावा बुद्धिमान भी है, बात वही है। वह न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी, यानी दोनों ही है। और आप इसे यूं भी बना सकते हो कि सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, यानी वह सुंदर और बुद्धिमान दोनों है। तो यहाँ स्ट्रक्चर बदली है, मीनिंग एक ही है, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब आप यहाँ कहोगे सर यहाँ तो ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है, ये तो हो गए, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम इस तरह करेलेटिव कंजक्शन यूज करते हैं तो एक सब्जेक्ट वर्ब हाइड हो जाती है। तो मैंने जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा, सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, तो आप बट आल्सो सी इज ब्यूटीफुल इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब हो गई, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब हो गई, इसी तरह यहाँ भी होता है, क्लियर। नेक्स्ट टाइप 2, अब एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करके देखिए, जो विरोध दर्शाते हैं, अपोजिशन या कंट्रास्ट दर्शाते हैं, कौन कौन से हैं, बट, स्टिल, येट, हाउएवर, नेवरथलेस जिनका मतलब है तो भी, फिर भी, या वाहिल या वेहरेज यानी जबकि। इन स्पाइट ऑफ हिज हेल्थ ही इज अनहैप्पी। देखिए इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के होते हुए भी। तो वेल्थ यानी धन, धन के होते हुए भी, धन के रहते हुए भी, यानी धन के बावजूद भी, ही इज अनहैप्पी यानी वह दुखी है। धन खूब है लेकिन फिर भी दुखी है, अब क्या करे, उसका दुखी है तो है। सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। तो अब आप देखिए इसको कैसे बनाओगे, विरोध दर्शा रहा है तो आप ये भी कह सकते हो ना कि वह धनवान है फिर भी दुखी है, बात तो वही होगी, धन के होते हुए भी दुखी है। तो इस तरह से आप यहाँ यूज करोगे कौन सा, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हमारे पास कुछ लिमिटेड कंजक्शन ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो हम यूज कर लेते हैं यट, बट, स्टिल, किसी का भी यूज कर सकते हो यहाँ। जैसे ही इज वेल्दी यानी वह धनवान है, यट, बट, स्टिल, नेवरथलेस, हाउएवर, ही इज अनहैप्पी, फिर भी वह दुखी है। तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, क्यों, क्योंकि हमें जो है कौन सा यूज करना था, कंजक्शन कोऑर्डिनेट, यट का यूज कर लिया, जैसे ही किया सेंटेंस बन गया कंपाउंड। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब दोनों ही फ्री है। ही इज अनहैप्पी यानी कि वह दुखी है, और ही इज वेल्दी यानी वह धनवान है, क्लियर है। इस तरह से आपको सेंटेंस को यहाँ देखना होगा। देखिए यहाँ वेल्थ था, यहाँ वेल्दी है, अंतर ध्यान करिएगा, जब बनाते समय इस तरह आपको अलग से चेंज करना होता है। यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग हिज वर्क हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड। देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी क्या होता है, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। देखिए ये तो एक तरह से एक्स्ट्रा आइडिया दिया जा रहा है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे ही और वर्ब यहाँ जो है ये दी हुई है, क्लियर है। अब आप इसको चेंज कीजिए, कैसे भी कर दो, विरोध है, विरोध के लिए कोई भी यहाँ पे यूज कर लीजिए आप। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, बट ही डिड नॉट सक्सीड, फिर भी तो भी वह सफल नहीं हुआ। तो बट, स्टिल, येट इनमें से आप किसी का भी यूज यहाँ कर सकते हो, इस सेंस में बहुत सिंपल है। नेक्स्ट तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी जो विकल्प देता है और उनके लिए हम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं सेंस के अनुसार। देखिए रवि मस्ट वर्क हार्ड टू पास। अब देखिए रवि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये इसकी वर्ब हो गई यानी मस्ट, और ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। टू पास यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव से बना हुआ है। तो रवि को पास होने के लिए अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा ये वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है, क्लियर है। अब आप देखिए कैसे बनाओगे, रवि को पास होने के लिए अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विकल्प यानी अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज करना है, आप इस तरह बना सकते हो, रवि मस्ट वर्क हार्ड, रवि को अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और या अदरवाइज
ठीक है, नहीं तो अन्यथा ही विल नॉट पास, यानी वह पास नहीं होगा। क्लियर है? यू विल मिस द बस विदाउट मेकिंग हेस्ट। तो देखिए, विदाउट मेकिंग हेस्ट यानी तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। तो यहाँ देखिए, विदाउट मेकिंग हेस्ट, इस तरह से भी सेंटेंस बनाए जाते हैं सिंपल, विदाउट के साथ यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म या डायरेक्ट वर्ब की वी1 फॉर्म भी यूज की जा सकती है। तो यू विल मिस दी बस, चेंज करो, कैसे करोगे? मेक हेस्ट यानी जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस दी बस यानी कि तुम्हारी बस छूट जाएगी। देखिए कितना आसान है, आपको केवल ये समझना है कि हम कौन सा कंजक्शन यूज करें। नेक्स्ट, वन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट, यानी दो में से एक प्रश्न सही है। बताइए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा कंजक्शन यूज करोगे? दो में से एक, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आइदर और का। क्लियर है ना? तो यूज कर लो आइदर दिस और दैट क्वेश्चन इज करेक्ट, या तो यह या वह प्रश्न सही है। भाई दो की बात हो रही है ना, तो या तो ये वाला या वो वाला, दोनों में से एक सही है। तो इस तरह से आप इनको सिंपल से कंपाउंड में बना सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप, इलेटिव कंजक्शन, यानी जो परिणाम को दर्शाते हैं। सो हेंस देयरफॉर और फॉर। जैसे द टीचर पनिश द बॉयज फॉर डिसओबीडियंस। अध्यापक ने लड़के को अवज्ञा के लिए दंडित किया, यानी डिसओबीडियंस यानी आज्ञा नहीं मानने के कारण उसको दंडित किया गया। सिंपल सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी और जो है अलग चीज दी हुई है। तो आप कैसे बनाओगे? द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, यानी लड़का अवज्ञाकारी था। डिसओबीडियंट, क्लियर? सो इसलिए द टीचर पनिश्ड हिम, अध्यापक ने उसे दंडित किया। तो सो हेंस देयरफॉर फॉर किसी का भी यूज कर सकते हो आप इस सेंस के लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले, ही वॉज एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ, या फिर ऑनिंग टू, या फिर इन व्यू ऑफ, इनमें से किसी का भी यूज हो सकता है, ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण वह अनुपस्थित था। देखिए एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। क्लियर है? इसके अलावा तो बाकी चीजें एक आइडिया दी हुई है। आप बताइए कैसे बनाओगे? यूज करो। देखिए ही वाज एब्सेंट और इलनेस यानी बीमारी के कारण, तो सीधा सा हो गया ना यार कि ही वाज इल, वह बीमार था, तो सो ही वाज एब्सेंट, इसलिए वह अनुपस्थित था। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट, सिंपल सेंटेंस को हम कैसे कॉम्प्लेक्स में और कैसे कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करेंगे। देखिए यही टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप घबराइए मत, मैं पूरा समझा दूंगा आपको। देखिए ये हम जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं, एक तो नाउन क्लॉज के द्वारा बनाते हैं। और नाउन क्लॉज क्या है? यानी कि नाउन क्लॉज वो है जो ये WH वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग वह है जो कैसे शुरू होता है। जैसे हूं यानी कौन, वेयर यानी कहाँ, विच यानी कौन सा, हाउ यानी कैसे, वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब। इस तरह कैसे शुरू होने वाले WH वर्ड नाउन क्लॉज कहलाते हैं। अब आप कहोगे कैसे ही शुरू होते हैं, इनका मतलब क्या? नहीं है, अभी और भी मैं आपको बताऊंगा। हूं का मतलब जो भी होता है, जिसे भी होता है, ठीक है, तो वो आपको मैं इसके आगे एडजेक्टिव क्लॉज में बताऊंगा। क्लियर? अब आप देखिए, आई विल टेल यू हीज बर्थ प्लेस, मैं आपको उसका जन्म स्थान बताऊंगा। ये सिंपल सेंटेंस है, क्यों? कि आई और यहाँ पे देखिए विल टेल, एक वर्ब का यूज हुआ है। क्लियर है? बाकी और कुछ नहीं है। क्लियर है? मैं आपको उसका जन्म स्थान बताऊंगा। अब आप बनाइए कैसे बताओगे? आप यही कह सकते हो ना कि मैं आपको बताऊंगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ। इस तरह ही तो बना सकते हो सेंटेंस, तो बनाइए। कहाँ का मतलब वेयर का यूज करो। तो आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, तो ये तो देखिए एक तरह से सेंटेंस हुआ कौन सा? इंडिपेंडेंट एंड प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? वेयर ही वॉज बॉर्न, वह कहाँ जन्मा है। तो अब ये जो सेंटेंस है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो जुड़ा हुआ है किससे? सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा। क्लियर है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा जुड़ा हुआ है वेयर,
जो कि नाउन क्लॉज है एक तरह से, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है ये। तो ये क्लॉज जो हमारा है नाउन है, इसलिए क्यों, क्योंकि वेयर से जुड़ा हुआ है। और एक चीज और, ये नाउन क्लॉज कब कहलाते हैं, जब इसके साथ यहाँ नाउन नहीं हो। यदि इस WH के साथ ये नाउन होती है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मैं आगे और भी बताऊंगा। तो आई विल टेल यू वेयर ही वॉज बोर्न, मैं आपको बताऊंगा कि वह कहाँ जन्मा। क्लियर है? तो देखिए इस तरह से बहुत आसान हो गया ये बनाना। अब ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज था, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? नो वन नोज हिज नेम, कोई उसका नाम नहीं जानता, कोई उसका नाम नहीं जानता। देखिए कितना सिंपल है, कोई नहीं जानता उसका नाम क्या है, आप ऐसे भी तो कह सकते हो। तो नो वन नोज प्रिंसिपल क्लॉज है, कोई नहीं जानता उसका नाम क्या है, क्या के लिए व्हाट का यूज करोगे, व्हाट हिज नेम इज, कोई नहीं जानता उसका नाम क्या है। अब देखिए ये बन गया हमारा, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन था, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है जो अपने आप में पूर्ण है, तो इसको हम नाउन क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नाउन क्लॉज के और एग्जांपल देख ले। सी इन्फॉर्म मी ऑफ हर इलनेस, यानी उसने मुझे उसकी बीमारी के बारे में बताया। क्लियर? कैसे बनाओगे? सी इन्फॉर्म मी यानी उसने मुझे इन्फॉर्म किया, दैट कि सी वाज इल यानी वह बीमार था। तो दैट हमने यहाँ कंजक्शन का यूज किया जो कि कौन सा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज भी वही है जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ इनके मीनिंग कुछ और होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हुम का जो जिसे, विच यानी जो जिसे जिसने, हुज यानी जिसका जिसकी, वेयर यानी जहां, और वेन यानी जब, वाट यानी जो कि जो कुछ या जितना, और दैट यानी जो कि। क्लियर है? दिस इज माई ऑफिस, ये मेरा ऑफिस है। देखिए सिंपल सेंटेंस है, आपको बनाना है इसे सिंपल को कॉम्प्लेक्स में। कैसे? कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करके, हम एडजेक्टिव क्लॉज यूज कर रहे हैं। दिस इज माई ऑफिस, ये मेरा ऑफिस है। कैसे बनाओगे? देखिए कुछ अदर वर्ड हमें जोड़ने होते हैं सेंस के अनुसार, तो आप क्या कहोगे? दिस इज माई ऑफिस वेयर आई वर्क, जहां मैं कार्य करता हूं। क्लियर है ना? बनाइए, दिस इज माई ऑफिस, क्लियर है, वेयर आई वर्क, जहां मैं काम करता हूं। देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी अभी नाउन क्लॉज में, कि जब एडजेक्टिव क्लॉज का यूज WH के रूप में होता है तो उससे पहले यहाँ नाउन जरूर आती है। क्लियर है ना? ये नाउन जरूर आती है और इस नाउन के बारे में अलग से बताया जा रहा है, तो वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ जो है नाउन जरूर आती है, यदि नाउन के साथ ये WH वर्ड का यूज है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्लियर है ना? ही टोल्ड मी द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, यानी उसने मुझे उसके जाने का समय बताया। बताइए, बनाइए, ही टोल्ड मी द टाइम, उसने मुझे वह समय बताया, व्हेन ही वुड डिपार्च, जब वह प्रस्थान करेगा। तो यहाँ देखिए व्हेन के साथ टाइम यानी नाउन का यूज हुआ है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया और सेंटेंस बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, यानी वह महान ज्ञानी आदमी है। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। कैसे बनाओगे? ही इज ए मैन हु हैज ग्रेट नॉलेज, यानी वह आदमी है जो महान ज्ञान रखता है। हु का मतलब यहाँ जो है, क्यों? क्योंकि इससे पहले नाउन का यूज हुआ है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। सेंटेंस बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, यहाँ भी हूँ सब्जेक्ट हो गया है, यहाँ हैज क्या हो गई, वर्ब हो गई। क्लियर? ही बॉट हिज अंकल्स लाइब्रेरी, यानी उसने अपने चाचा की लाइब्रेरी खरीदी। बनाओ, कैसे बनाओगे? ही बॉट द लाइब्रेरी विच बिलोंग टू हिज अंकल, तो उसने पुस्तकालय खरीदा जो उसके चाचा का था। तो मैंने कहा ना कुछ शब्दों को आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्लॉज। देखिए प्रत्येक एडवर्ब क्लॉज के बारे में आपको बताऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
एडवर्ब क्लॉज जब टाइम वाले हो, जैसे आई गेट अप एट सनराइज, मैं सूर्योदय के समय उठता हूं, ये सिंपल सेंटेंस है। यदि सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस में देखिए समय से संबंधित हो और यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ हो तो आप एज सून एज या नो सूनर देन का यूज करें, ये आपके लिए ट्रिक्स है। यदि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ हो तो आप बिफोर या आफ्टर का यूज करें। क्लियर है? परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर इंफिनेटिव का यूज हुआ हो रीजन और टाइम के साथ तो आप व्हेन का यूज करें। और एट, इन, ऑन इस तरह के प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो तो भी आप व्हेन का यूज करें। तो इस सेंस में यहाँ देखिए एट आया है समय के साथ। आई गेट अप एट सनराइज, मैं सूर्योदय के समय उठता हूं। आप बनाइए इसको कॉम्प्लेक्स में। किसका यूज करोगे? एट आया है, आप व्हेन का यूज करो। तो आई गेट अप, मैं उठता हूं, व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य उदय होता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब कॉम्प्लेक्स बन गया। तो आई गेट अप, मैं उठता हूं, व्हेन द सनराइज, जब सूर्य उदय होता है। तो देखिए ये इसके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इन डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट, आई वॉज ग्लेड टू सी हिम, यानी उसे देखकर मुझे खुशी हुई। क्या है? आई वॉज टू सी हिम, टू सी यानी इन्फिनेटिव का यूज हुआ है तो आप व्हेन का यूज करें। तो आई वॉज ग्लैड व्हेन आई सा हिम, मैं खुश हुआ जब उसे देखा। सीइंग ए लॉयन, सी रैन अवे, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ। सीइंग यानी वर्ब में आईएनजी। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है तो मैंने क्या कहा? एज सुन एज या नो सूनर देन का आप यूज करें। तो सीइंग ए लॉयन यानी शेर को देखकर ही रैन अवे यानी वो भागा। तो आप कैसे लिखोगे? इसको बना दीजिए, आप कंजक्शन के साथ जोड़ोगे तो एज सुन एज ही सा ए लॉयन, यानी जैसे उसने शेर देखा, ही रैन अवे यानी कि वह भागा। अब बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है? या सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया। हैविंग रीच होम आई हैड ए बाथ, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। तो हैविंग रीच परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ। परफेक्ट पार्टिसिपल का जब यूज होता है तो मैंने कहा बिफोर या आफ्टर का आप यूज करें, अभी बताया था। तो आफ्टर आई रीच होम आई हैड ए बाथ, यानी घर पहुंचने के बाद मैंने स्नान किया। तो यहाँ जो कार्य पहले हुआ है पहुंचने का, उससे पहले आप आफ्टर का यूज कर लें। तो आफ्टर आई रीच होम आई हैड ए बाथ, तो ये बन गया आपका कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज जो प्लेस से शुरू हो, यानी जो प्लेस के बारे में बताए। तो यहाँ पे देखिए यदि प्लेस समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर या एवरीवेयर शब्दों का यूज होगा उसमें, तो आप वेयर या वेयरएवर किसी का भी यूज कर सकते हो। किसी स्थान के लिए आप वेयर का यूज कर ले, बाकी इनके साथ आप वेयरएवर का यूज कर सकते हो। जैसे देखिए सी में गो एनीवेयर, यानी वह कहीं भी जा सकती है, सिंपल सेंटेंस है। तो आप एनीवेयर है तो आप वेयरएवर का यहाँ यूज कर ले। कैसे करोगे? सी में गो वेयरएवर सी लाइक्स, यानी वह जहां चाहे जा सकती है। क्लियर है? तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब हो गया, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। नेक्स्ट है रीजन को दर्शाने वाले। तो रीजन के लिए आपके सेंटेंस में जैसे ओविंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ या बीइंग का यूज होगा इसमें, तो उसके स्थान पे आपको बिकॉज, सिंस या एज किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे बीइंग रिच ही कैन बाय ए कार, बीइंग का यूज हुआ। अमीर होने के कारण वह एक कार खरीद सकता है, बना दीजिए। कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है आप इसको किसमें बना दो? सबऑर्डिनेट में बना दो। ठीक है? तो कोई सा भी लगा दो आप यहाँ पे। एज ही इज रिच, तो एज ही इज रिच मतलब क्योंकि या चूंकि वह अमीर है, तो ही कैन बाय ए कार, इसलिए वह कार खरीद सकता है। आप यहाँ बिकॉज भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बिकॉज हम सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, ही कैन बाय ए कार बिकॉज ही इज रिच। नेक्स्ट, ओविंग टू इलनेस ही वाज
एब्सेंट। देखो ओवनिंग का यूज हुआ है, ये हमने कहा था, तो आप इनमें से किसी का यूज करो। बीमारी के कारण वह अनुपस्थित था, तो बना दीजिए ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। वह अनुपस्थित था क्योंकि वो बीमार था इसलिए। तो देखिए बहुत आसान है, और बिकॉज का मैंने कहा कि इसके बीच में यूज करते हैं। अगर आप एज या सिंस का यूज करते तो आप यहाँ पहले कर सकते थे, यानी इस पार्ट को उठा के आप यहाँ ले जाते इसकी तरह। क्लियर। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज रिजल्ट वाले। देखिए रिजल्ट वाले में क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ एनफ और इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर टू प्लस एडजेक्टिव फिर टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप सो दैट का यूज करें क्योंकि रिजल्ट बताते हैं। जैसे ही इज टू वीक टू स्टैंड, सिंपल है, वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता। तो ये वाला पैटर्न लागू हुआ यहाँ पे। बनाओ कैसे, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट स्टैंड, यानी सो दैट का आपको यूज करना है। सेंटेंस बन गया ये कॉम्प्लेक्स। सी रन्स फास्ट एनफ टू विन दिस रेस। तो देखिए क्या यूज हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके बाद एनफ, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप सो दैट का यूज करें। सी रन्स सो फास्ट दैट सी कैन विन दिस रेस, यानी वह इतनी तेज दौड़ती है कि वह रेस जीत सकती है। नेक्स्ट कंडीशन के लिए जैसे ओनली आ सकता है सब्जेक्ट में विदाउट के साथ नाउन, या विदाउट के साथ वर्ब में आईएनजी, बाई प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो आप अनलेस इफ इन केस इनका यूज कर सकते हैं। जैसे बाय वर्किंग हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, यानी कठिन परिश्रम करके तुम सफल होंगे। तो बाई प्लस वर्ब में आईएनजी आया ना, ये वाला पैटर्न हमारा बनाइए। तो आप इफ का यूज कर ले, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होंगे। क्लियर है। तो जिसके साथ ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा वो तो पार्ट हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके अलावा जो दूसरा है वो प्रिंसिपल क्लॉज। विदाउट वर्क हार्ड या विदाउट वर्किंग हार्ड, ये वाला पैटर्न विदाउट के साथ नाउन या विदाउट के साथ वर्ब में आईएनजी। विदाउट वर्क हार्ड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, यानी बिना कठिन परिश्रम के तुम सफल नहीं होंगे। तो आप देखिए नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नेगेटिव के साथ आप अनलेस का यूज कर सकते हो, क्योंकि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव होता है, तो अनलेस के साथ हमें नॉट नहीं लगाना पड़ता। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होंगे। तो यहाँ पे नहीं भी लिखना था हमें, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नॉट नहीं लगाना पड़ता। ओनली इंडियंस आर अलाउड, केवल भारतीयों को अनुमति है, ओनली आया है, इनमें से यूज कर दो आप। जैसे इफ यू आर एन इंडियन, यदि आप एक भारतीय हैं तो यू कैन बी अलाउड, यानी आपको अनुमति दी जाती है। इस तरह से आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना दोगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट के, यानी विरोध के लिए। इसके लिए इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ या नॉट विथ स्टैंडिंग, इस तरह के शब्दों का यूज होगा सेंटेंस में। जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम ही इज ट्राइंग अगेन, तो आपको आल दो या इवन दो में से किसी का यूज करके कॉम्प्लेक्स में बना देना है। अपनी समस्याओं के बावजूद भी वह फिर से कोशिश कर रहा है। तो देखिए although he has problems, ठीक है, इसको चेंज कर दो इसमें, although he has problems he is trying again, कॉम्प्लेक्स बन गया। हालांकि यद्यपि उसे समस्याएं हैं फिर भी वह फिर से कोशिश कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, यानी धन के होते हुए भी वह दुखी है। इन स्पाइट ऑफ का यूज हुआ है, आप इनमें से किसी का यूज कर दे क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट को दर्शा रहा है। तो थो आल्दो या इवन इफ ही इज वेल्दी ही इज अनहैप्पी, हालांकि वह धनी है फिर भी दुखी है। नेक्स्ट पर्पज के लिए, देखिए पर्पज के लिए इन्फिनेटिव से शुरू होगा कोई, या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी, यानी कोई प्रीपोजिशन होगा और उसके साथ अदर वर्ड होंगे। तो आप सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट शुड का यूज करें। जैसे वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। वैसे भी देखिए पता चल रहा है पर्पज है, उद्देश्य है कि हम क्यों खाते हैं, जीने के लिए। तो इन्फिनेटिव आया है टू
प्लस लिव, तो आप इनका यूज करें। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी में लिव हम खाते हैं जिससे कि हम जिंदा रह सके, सो दैट का यूज किया, कॉम्प्लेक्स बन गया। वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलियर, असफलता से बचने के लिए कठिन मेहनत करें, तो कैसे बनाओगे? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखिए इस सेंस में हम सो दैट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेस्ट का यूज करते हो तो आपको शुड का यूज यहाँ करना ही है। कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाएं। नेक्स्ट, मैनर के लिए यानी रीति के लिए, रीति के कोई काम हो, जैसे विद के साथ जेरेंड या नाउन हो सकता है, एडवर्ब के साथ एलवाई, अकॉर्डिंग टू, इन द वे ऑफ या इन द मैनर ऑफ, यदि इस तरह का कोई हो वर्ड तो आप एज इफ, एज दो, एज या लाइक इनका यूज कर सकते हैं। जैसे ही फाउट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा, तो यहाँ क्या हुआ? एडवर्ब प्लस एलवाई, सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स में बना दो तो ही फाउट, वह लड़ा, एज इफ ही वर ब्रेव, वह ऐसे लड़ा मानो कि वह बहादुर हो। और जब हम एज इफ, एज दो का यूज करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी हो हम वर का ही यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ वाज का यूज नहीं होता। ही स्पीक्स इन द मैनर ऑफ एन ऑफिसर, वह एक अधिकारी की तरह बोलता है। कौन सा वर्ड आया? इन द मैनर ऑफ, ये आ गए इन द मैनर ऑफ, तो इनमें से यूज करें। ही स्पीक्स एज इफ ही वर एन ऑफिसर्स, वह इस प्रकार बोलता है जैसे कि एक अधिकारी हो। क्लियर? नेक्स्ट है कंपैरिजन के लिए एडवर्ब क्लॉज का यूज, जैसे मोर है, लेस है, कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब है, इक्वली है, सिमिलरिटी है, टू द बेस्ट ऑफ है, एट द टॉप ऑफ है, या थ्रोली है। इनमें से कोई भी हो तो आप एज, सो एज या देन का यूज कर सकते हैं। जैसे द मैनेजमेंट इज थ्रोली बैड, यानी मैनेजमेंट पूरी तरह से खराब है, तो इस टर्म का यूज हुआ जो यहाँ लिखा है, आप इसका यूज करें। कैसे? द मैनेजमेंट इज एज बैड एज इट कुड बी। देखिए मैंने कहा कुछ अदर आपको जोड़ना पड़ेगा कि प्रबंधन उतना खराब है जितना हो सकता था। डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, इसे अपनी क्षमता के अनुसार करें। टू द बेस्ट ऑफ का यूज हुआ है, ये रहा टू द बेस्ट ऑफ, तो आप बना दे डू इट एज गुड या एज वेल एज यू कैन। ठीक है, तो गुड या वेल किसी का भी यूज कर सकते हो आप। तुम जितना कर सकते हो उतना अच्छा करो। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस से हम कैसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स या कैसे बनाएंगे, मैं वही ले लेता हूं क्युमुलेटिव कंजक्शन एंड एज वेल एज के। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड, ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि एंड जो है यहाँ पे हमने यूज किया है, कौन सा है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कि कंपाउंड सेंटेंस को बता रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा जो क्लॉज कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सूर्य उगा और कुहासा गायब हो गया। अब इस चीज को देखिए, जब कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है और प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है और एंड लगा है इससे पहले, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। तो इसको तो प्रिंसिपल क्लॉज बना दे, तो यहां लिख दिया द फॉग डिसअपीयर्ड। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करें? कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो कोई भी हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कर दें, तो व्हेन, ठीक है, फिर दी सन रोज, तो दी सन रोज यहाँ यूज आ गया। अब यहाँ देखिए व्हेन का हमने यूज किया जो कि क्या है? एक तरह से सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्लियर है? सूर्य उगते ही कुहासा गायब हो गया, तो ये कंपाउंड से बन गया कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करके, जब कंपाउंड सेंटेंस में इस तरह का कोई कंजक्शन दिया हुआ हो, जैसे ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, उसने कठिन मेहनत की फिर भी तो भी वह सफल नहीं हुआ, आप बना दीजिए क्योंकि ये विरोध को दर्शा रहा है,
तो आप यहाँ क्या करोगे, इस वाले को तो बना दोगे कौन सा, यहाँ जो सेंटेंस है ये तो प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा आपका, और ये वाला जो था प्रिंसिपल क्लॉज ये कौन सा बन जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसके पहले लगा दो आल दो या दो, ठीक है। ही वर्क हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड, हालांकि यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी तो भी वह सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज के द्वारा सेंटेंस दिया हुआ हो कंपाउंड वाला, जैसे रवि वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास, रवि कठिन मेहनत करता है नहीं तो अन्यथा वह पास नहीं होगा। बना दीजिए क्योंकि ये इस तरह से कंडीशन लगा के बन जाएगा। तो इफ रवि डू नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, इसको आप अनलेस से भी बना सकते हो, लेकिन जब अनलेस से बनाओगे तो यहाँ नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपने आप में नेगेटिव होता है। तो अनलेस रवि वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, यदि रवि कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो पास नहीं होगा। नेक्स्ट इलेटिव कंजक्शन से सेंटेंस दिया हुआ हो कारण वाला, जैसे ही वॉज इल सो ही वॉज एब्सेंट, वह बीमार था इसलिए वह अनुपस्थित था। तो आप बना सकते हो ही वॉज एब्सेंट क्योंकि ये बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, फिर बिकॉज ही वॉज इल। आप यहाँ एज से भी बना सकते हो लेकिन इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा, एज ही वॉज इल ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। अब देखिए लास्ट में समरी और देख लीजिए आप एक बार, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के कारण वह अनुपस्थित था। इसको हम कंपाउंड में बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स में, और सिंपल से भी हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। जैसे देखिए इसको बना दीजिए आप कंपाउंड में, कैसे बनाओगे, सिंपल सेंटेंस था, कंपाउंड में आपको बनाना है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके बना दीजिए, ही वॉज इल सो ही वॉज एब्सेंट, बन गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया ये। अब आपको इसे कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। तो ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कंजक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। इसको हम ऐसे बना सकते थे, एज ही वॉज इल ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। तो मैंने आपको पूरा पैटर्न समझा दिया है, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।